गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे बीच में अर्चित सैनी और अर्चित सैनी के फादर डॉक्टर कुलवीर सैनी यहाँ पर हैं। और आप लोगों का काफ़ी आग्रह था, बच्चों का भी, पेरेंट्स का भी, कि अर्चित सैनी को बुलाया जाए एक बार, और उससे हम लोग मोटिवेट होना चाहते हैं। और उसने इस छोटे से शहर में रहकर एक छोटी कोचिंग में पढ़कर एम्स में एडमिशन लिया। सपना होता है लोगों का एम्स में जाना, और एम्स में इतनी कम सीट होने के बाद भी जनरल कैटेगरी से एम्स में एडमिशन हुआ है अर्चित का। और अर्चित की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। क्लास 10th में एनटीएससी क्वालिफाई किया, स्टेज 1 भी, स्टेज 2 भी। क्लास 11th में केवीपीवाई क्वालिफाई किया। क्लास 12th में भी केवीपीवाई क्वालिफाई किया, और ऑल इंडिया 16 रैंक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। करनाल शहर से ऑल इंडिया 16 रैंक। मुझे लगता है अर्चित हरियाणा की ये फर्स्ट ही होगी 16 रैंक इस साल। हरियाणा में फर्स्ट ही रहा केवीपीवाई में। और नीट में 720 में से 705 नंबर अपने आप में कीर्तिमान है। लास्ट ईयर 701 पर रैंक 1 थी ऑल इंडिया। इस बार बच्चों ने बहुत अच्छा किया, पेपर का लेवल भी थोड़ा कम था, तो 705 मार्क्स पर ऑल इंडिया 51 रैंक है, लेकिन एम्स दिल्ली मिला है। तो उस अर्चित का क्या अर्चित के लिए पेरेंट्स का क्या योगदान रहा, टीचर्स ने कैसे इसका साथ दिया, और मेन तो अर्चित का है, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो सभी बच्चों को पढ़ा रहा है, सभी के साथ मेहनत कर रहा है। पर अर्चित के इतने अच्छे मार्क्स क्यों हैं, अर्चित ने बाकी लोगों से क्या डिफरेंट किया, ये आज हम लोग अर्चित से जानेंगे। और अर्चित के फादर 2 साल तक, अर्चित की मदर 2 साल तक साथ में लगे रहे, और उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बीच बीच में हम लोगों का डिस्कशन होता था अर्चित के बारे में। तो जो भी सपना इन्होंने देखा वो सपना पूरा हुआ। और अर्चित की वजह से बाकी और बच्चे, क्योंकि अर्चित की वजह से बैच बहुत बढ़िया हो गया। मुझसे बच्चे बोलते थे कि सर अर्चित की वजह से हमें इंडिया लेवल का कंपटीशन मिल रहा है। तो उसको पॉजिटिव लिया बच्चों ने, और इसके बैच से 690 नंबर हैं वरुण के, जो इसी के ग्रुप में था, साक्षी, और 650 भी हैं। तो 600 से ऊपर बहुत सारे बच्चों के मार्क्स आए। उसके अंदर इंस्टीट्यूट के साथ साथ अर्चित का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और बड़ी अच्छी बात थी अर्चित की कि कोई भी बच्चा डाउट्स पूछ रहा है तो डिस्कशन भी करता था। ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा कम है। तो अब जो जो आपके क्वेश्चन थे, कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछे थे कि ये क्वेश्चन पूछने हैं, तो मैं आपकी तरफ से अर्चित से क्वेश्चन पूछूंगा, और आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। और एक, जैसे अर्चित के पेरेंट्स ने एक एम बनाया था कि हमें बहुत बढ़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, एम्स चाहिए, वो मिला। तो जो आप लोगों ने सपना देखा हुआ है ना, वो सपना पूरा करने के बाद अर्चित हमारे बीच में है। तो अर्चित, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कब सोचा था कि डॉक्टर बनना है? कब सोचा था? सोचा शुरू के 11th में था, फिर बीच के 2-3 महीने वो थॉट चला गया दिमाग से, फिर ट्रैक पे आ गया था दोबारा। अच्छा, फिर मतलब 11th में आके सोचा था कि डॉक्टर बनना है? नहीं, सोच तो 10th में लिया था, मतलब फिर वो बायो में मार्क्स कम आते थे ना मेरे शुरू में, तो सोचता नॉन मेडिकल ही ठीक है, ये तो अजीब सी चीज़ है। तो उसके बाद जब मार्क्स ठीक आने लग गए तो फिर इसी के साथ कंटिन्यू। अच्छा, काफ़ी बच्चों का ये रहता है, जैसे मार्क्स कम आते हैं टेस्ट में क्लास 11th में, तो वो अपने पेरेंट्स को एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे साथ तो वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने 9th 10th में 11th 12th का सिलेबस कर लिया था, हमें तो आपने लेट में एडमिशन कराया है। तो इसका कोई फ़र्क पड़ता है? आपने 9th 10th में 11th 12th का सिलेबस किया था? 9th 10th में तैयारी की थी? नहीं, बस 10th में मैंने 3-4 महीने ही एनटीएससी की तैयारी करी थी, उससे पहले कुछ भी नहीं करा था। और एनटीएससी की तैयारी में बस मेन चीज़ तो एसएसटी और मेंटल एबिलिटी पढ़नी होती है, वही सिलेक्शन के लिए, मतलब वही सिलेक्शन करा देती है। तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसने 9th 10th में पहले पढ़ रखा हो वही आगे रहता है। अब जैसे मेरा दोस्त है वरुण, वो तो एक बिल्कुल ही विलेज बैकग्राउंड का से आया था। एक विलेज से करनाल में आके उसने इतनी अच्छी रैंक हासिल करी है, ये उसी की मेहनत का नतीजा है। शुरू में वो उसके इतने मार्क्स नहीं आते थे, 500 के आसपास ही रहते थे, लेकिन अब उसके 690 मार्क्स आए हैं टोटल। तो ऐसा नहीं है कि जो 9th 10th में पहले करके आया है वही आगे जा पाएगा। ये कोई
मतलब 9-10 का इसमें कुछ भी नहीं, और 9-10 में हमें आता क्या है? कुछ भी नहीं आता है। 11th में आके हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। देखो यही होता है, टॉपर्स तो सोच से भी टॉपर्स होते हैं। अब ये अपने फ्रेंड को बता रहा है कि उसके 690 आए और बिल्कुल विलेज से आया था। वरुण, उसकी वीडियो भी हम लोगों ने डाली थी, घर से शूट किया था एक रिपोर्टर ने। तो बहुत ही ग्रामीण परिवेश से आया और बताया जैसे अर्चित ने पहले 500 मार्क्स भी नहीं आते थे और बाद में 600 मार्क्स आने लगे और 690 लेके आया। तो ऐसा नहीं है, जनरली बच्चे एक्सक्यूज़ देते हैं कि भई हमने 11th-12th 9th-10th में अच्छे स्कूल से नहीं किया, अच्छी कोचिंग से नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कई सारे बच्चे ऐसे थे अर्चित के साथ जिन्होंने 9th-10th में कोई बहुत बढ़िया परसेंटेज नहीं आई थी, लेकिन उसकी इल 82 के आसपास परसेंटेज थी 10th में। 10th में मात्र 82% थी और 690 मार्क्स आए। और काफ़ी बच्चों में ये रहता है कि अ, जैसे 11th में बच्चे पढ़ रहे हैं, 11th के बाद जब 12th में आते हैं, तो 11th का भूलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि 11th सारा साफ है और जैसे 5-6 महीने शुरू में जब बच्चों ने एडमिशन लिया किसी भी कोचिंग में तो बड़े जोश में रहते हैं। धीरे-धीरे जब सिलेबस बढ़ता है और काफ़ी सिलेबस होता है, तो डिमोटिवेट होने लगते हैं, लगता है कि मेडिकल बहुत टफ है, कुछ बच्चे क्विट करने की सोचने लगते हैं। तो ये तो आपके साथ भी होता होगा ना? टेस्ट में नंबर कम आए और बहुत सारा सिलेबस, पहाड़ सा सिलेबस लगता है कि यार इतना सिलेबस हो गया, कैसे रिवाइज़ करूँ? तो उसको कैसे मेंटेन किया अर्चित? क्योंकि मैंने देखा कि लगातार हमेशा ही मार्क्स अच्छे आते रहे, तो उसको रिवीजन कैसे करते थे? क्या था शेड्यूल? रिवीजन ये होता था, जब 11th में आते तो 11th पढ़नी होती है ज़्यादा, मतलब रिवीजन में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन 12th में जब आते हैं, तो सिलेबस 12th का चल रहा होता है, लेकिन टेस्ट जो होते हैं वो 11-12 दोनों के ही हो रहे होते हैं। तो तब 12th तो ठीक चल रही होती है, लेकिन 11th में दिक्कत आ रही होती है बच्चों को। तो वो एक ही तरीका है उसका, जैसे आप 12th में आए, एकदम 11th को बिल्कुल ना भूल जाएँ। चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे शुरू में मोल कॉन्सेप्ट आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, फिजिक्स में काइनेमैटिक्स आएगा। तो इन चैप्टर्स को रिवाइज़ करते रहे रेगुलरली। जैसे जेनेसिस पे आप आओगे तो वहाँ टेस्ट सीरीज़ में, जब मैं 12th में आया था, तो शुरू में ही टेस्ट सीरीज़ दे देते थे वो। वो शायद अगस्त तक की दी थी। उनमें 11th के जो चैप्टर्स थे, कुछ-कुछ चैप्टर्स 12th के बीच में ही डाल रखे थे, तो उससे रिवीज़न होती रहती है। अल्टीमेटली जो आपकी रैंक है, वो उस पर डिपेंड करेगी कि आपने सिलेबस कितनी बार रिवाइज़ करा और कितनी अच्छी तरीके से करा। बस यही 2 चीज़ें, रिवीज़न बिल्कुल, मतलब रिवीज़न ही है जो आपको असल में रैंक दिलाएगी और सिलेक्शन कराएगी आपका। तो अर्चित के अकॉर्डिंग रिवीजन ही है जो सिलेक्शन कराएगी, रैंक दिलाएगी। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जो चल रहा हो उसे तो अच्छा करते हैं, लेकिन पुराना वाला सारा भूलते जाते हैं। तो जैसे टेस्ट तुम्हारा 11th में भी एवरी वीक टेस्ट होते थे, हर 15 डेज़ में टेस्ट होते थे। तो जो पुराना वाला जो रिवीजन है वो कैसे करते थे? क्योंकि टेस्ट में तो ये नया वाला आ रहा है, तो पुराने वाले के लिए कब समय निकालते थे? डेली पुराना वाला पढ़ते थे या हर एक वीक के बाद पढ़ते थे? जैसे अगर वीकली टेस्ट हो रहे हैं, जैसे संडे, अब संडे को 5 बजे के आसपास मान लो टेस्ट खत्म हो गया, जैसे हमारा 9 से 12 होता था। उसके बाद 2 से लेकर रात के 12 बजे तक आप फ्री हो। उसमें आपको थोड़ा-सा मतलब थकान भी होती है टेस्ट की तैयारी करने के बाद। तो थकान तो 2-3 घंटे में आप बाहर घूम लो या टीवी देख लो, अलग-अलग सबकी हॉबीज़ होती हैं, वो कर लो। उसके बाद का सारा टाइम संडे का आपका ही होता है टेस्ट देने के बाद। उसमें आप टेस्ट मैं कहूँगा कि आप अगर संडे को टेस्ट हुआ है तो उसको संडे को ना रिवाइज़ करें, मंडे को करें। ठीक है, संडे को आप अपना जो पिछले वाला सिलेबस है उसको रिवाइज़ करें। क्योंकि संडे को टेस्ट देने के बाद आप उसी तरीके से सोचोगे जो आप टेस्ट में सोच रहे थे। जो टेस्ट में गलतियाँ हुई आप घर आके करोगे, वही दोबारा गलतियाँ करोगे। तो आप उसको संडे को आप अपना पिछले वाला रिवाइज़ कर सकते हैं और मंडे को उस टेस्ट की रिवीज़न कर सकते हैं। ये शायद एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। जैसे जनरली कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब टेस्ट होता है तो टेस्ट से पहले बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और जैसे ही टेस्ट दिया बस 2-3 दिन पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन अर्चित ने मेरी 11th में भी बात हुई थी जब अर्चित के मार्क्स अच्छे आते थे कि कैसे रिवाइज़ करता है। तो अर्चित ने बताया था कि संडे जैसे अभी बोला कि संडे पूरा दिन आपका है, तो टेस्ट के बाद पुराना भी रिवाइज़ करना। क्या जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट को दोबारा करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन यही नहीं कि जैसे संडे को टेस्ट हुआ, ट्यूसडे को दोबारा कर लिया और उसके बाद कभी करा ही नहीं। मतलब टेस्ट को एक बार दे दिया आपने, उसके डाउट्स ले लिए, तो कम से कम उसको 1-2 महीने बाद एकदम रैंडमली कोई भी टेस्ट उठा के देख लो आप और फिर रिवाइज़ करो। ये नहीं कि आपने आज टेस्ट करा, 2 दिन बाद एक और बार कर लिया और फिर उसको कभी करा ही नहीं पूरे 2 साल में। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो 1 हफ्ते तक तो वो चीज़ वैसे ही दिमाग में रहती है। लेकिन आप उसको रैंडमली 2-3 महीने बाद उठा के देखोगे तो शायद आपको कुछ याद ना आए उसमें। तो कम से कम उसको थोड़ा टाइम दो कि टेस्ट जो है, उसके जो आपने आंसर्स मार्क करे होते हैं, वो तो वैसे ही याद रहते हैं 1-2 हफ्ते तक तो।
तो जैसे जनरली क्या होता है कि हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि हमारा रिवाइज़ नहीं हुआ सर, इतने टेस्ट हो रहे हैं। अब मेनली 12th वाले बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर अभी सिलेबस का जैसे कुछ सिलेबस थोड़ा-थोड़ा सिलेबस बचा है, कि सिलेबस बचा है सर आपने पहले ही 11th के टेस्ट स्टार्ट कर दिए, हम सारा कैसे रिवाइज़ करें? तो मैं देखता था कि हम जितने भी टेस्ट लेते थे, अर्चित की तरफ से कभी ऐसा नहीं आया है कि टेस्ट मत लो। जितने भी टेस्ट लिए, जहाँ से भी टेस्ट मिल रहे हैं अर्चित को, सारे टेस्ट दिए। और अर्चित का जो ग्रुप था, वो भी सारे के सारे कभी मना नहीं किया। लेकिन अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर टेस्ट अभी कैसे करें? इतना सारा रिवीजन है पहले वो कर लें। तो उसको कैसे ओवरकम ओवरकम करें? पहली बात तो टेस्ट का डर दिमाग में बिल्कुल भी ना होना चाहिए। कभी भी आपको कोई भी कह दे कि आपको टेस्ट देना है, आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि ले लो जो मर्ज़ी लेना, जितने भी नंबर आएँगे देखा जाएगा। टेस्ट आपको ज़्यादा मार्क्स देके खुश करने वाली बात नहीं है कि आपके ज़्यादा आ गए तो आप खुश हो गए। वो तो आपकी खुद की सेल्फ असेसमेंट है कि आपके ये टॉपिक्स वीक हैं, आपको ये पढ़ने हैं। टेस्ट से ही आपको पता चलता है कि आप इस टॉपिक में वीक हो और ये टॉपिक आपका अच्छा है, इसको दोबारा पढ़ के टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टेस्ट को एक सेल्फ असेसमेंट की तरह लेना चाहिए, ना कि ज़्यादा मार्क्स आके खुश होने की चीज़, ऐसे कुछ नहीं समझना चाहिए। कुछ बच्चों को लगता है कि हम रिवीजन करके टेस्ट दें हमेशा। तो रिवीजन तो जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा, सिलेबस तो बहुत ज़्यादा होता जाएगा, तो सारा रिवाइज़ तो करना मुश्किल रहता है। तो टेस्ट स्किप नहीं करना चाहिए, नंबर जितने भी आएँ, मुझे हमको याद ही नहीं है कि कभी अर्चित ने या अर्चित के ग्रुप ने टेस्ट कोई भी मिस किया हो। और एक्स्ट्रा टेस्ट हम लोगों से लिए, अलग से ग्रुप बनाकर सॉल्व किए और उनका डिस्कशन 90% क्वेश्चन तो ये अपने आप डिस्कस करके निकाल लेते थे। और कुछ ही क्वेश्चन होते थे ऐसे जो लगभग वो आंसर गलत होते थे, जिनमें भी कोई प्रॉब्लम होती थी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है बच्चों का, स्क्रीन पर आ भी रहा है कि बोर्ड और कॉम्पिटिशन को कैसे मैनेज कर रहे थे? बोर्ड की चिंता लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारे सीबीएसई के बोर्ड होंगे, जैसे तुम में से ज़्यादातर को तो दिल्ली एडमिशन ही होगा जो मेडिकल में है, तो अ, एक दिन तो पूरा जाएगा। तुम उन दिनों को मान के चलो कि वो तुम्हारे दिन नीट की प्रिपरेशन के लिए, जिस दिन एग्ज़ाम है, उस दिन नीट की प्रिपरेशन के लिए तुम ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाओगे। 7-8 5, 6, 7 बज जाते हैं घर आते-आते, तो थकान होती है, उसके बाद वैसे ही नहीं पढ़ा, सुबह जल्दी भी उठना होता है। लेकिन जो एग्ज़ाम्स के बीच का टाइम है, उसमें तुम अपनी एनसीईआरटी ज़रूर रिवाइज़ कर लो। वो तुम्हारा वो टाइम है जब तुम्हें एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे ही तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स खत्म होंगे, उसके 1 महीने बाद ही शायद तुम्हारा एग्ज़ाम हो, मतलब अगर इस बार हो गया टाइम से, तो तुम्हें एनसीईआरटी दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, कम से कम इतना तो कर ही लो। और फिज़िक्स में अपने नोट्स पूरे कर लो, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल की एनसीईआरटी पढ़ लो, बायो की एनसीईआरटी पढ़ लो, ताकि जो एंड का मंथ होगा, उसमें सिर्फ़ तुम टेस्ट दो और टेस्ट को रिवाइज़ करो और जो तुम्हारे जो वॉलेटाइल पॉइंट्स थे, जो तुम भूल जाते हो, सिर्फ़ उनको रिवाइज़ करो। बार-बार पूरा-पूरा चैप्टर उस आखिरी महीने में ना पढ़ना पड़े, ऐसी कोशिश करो। तो वो बोर्ड एग्ज़ाम को एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी लो कि वो टाइम है जब तुम अपनी एनसीईआरटी को पूरे पीक पर लेके जा सकते हो। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम जितनी तुम्हें एनसीईआरटी आती होगी, तुम उतनी एनसीईआरटी चाहे एग्ज़ाम वाले दिन भी देख लोगे, उतनी एनसीईआरटी तुम्हें नहीं आएगी, जितनी बोर्ड एग्ज़ाम के दिन आएगी तुम्हें एनसीईआरटी याद रहेगी। तो उसको अच्छे से पढ़ो और उसको एक एज़ अ अपॉर्च्युनिटी लो कि ये हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी है कि हम एनसीईआरटी अपनी बेस्ट पॉसिबल वे में पढ़ सकें। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा जो भी आज अर्चित आपको बता रहा है, सारे क्योंकि अभी जैसे कोई मोटिवेशनल टॉक होती है तो हम उस दिन तो मोटिवेट रहते हैं पर एक दिन बाद सारा भूल जाते हैं। तो उन्हें नोट करो और बार-बार देखो। तो एनसीईआरटी कब आपको पढ़नी है? सर रेगुलर तो पढ़नी है? हाँ, तो रेगुलर आप डेली पढ़ते थे एनसीईआरटी? हाँ, जो क्लास में होगा एनसीईआरटी की 1 पेज मैक्सिमम पढ़ लो रोज़-रोज़, तो जब तक चैप्टर खत्म होता है एनसीईआरटी भी खत्म हो जाती है, पता सारे ही नहीं चलता। सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ते थे? नहीं, फिज़िक्स ही नहीं पढ़ता था, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री और बायो की बस। तो केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी तो जैसे-जैसे टॉपिक होते थे, वो तुरंत साथ-साथ कवर होती थी और बाकी एनसीईआरटी जो मैक्सिमम पढ़ी वो बोर्ड के टाइम पर, वो सारी एक बार पूरी हो गई थी। अच्छा कुछ बच्चों को ना अभी स्क्रीन पर भी कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि फिजिक्स कैसे करते थे भैया आप? और देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही अर्चित के फुल मार्क्स हैं। तो फिजिक्स का बड़ा ज़्यादा बच्चों में रहता है डर कि फिजिक्स कैसे करनी है, तो उसके बारे में क्या कहना है? डर तो पहले तो डर निकालना पड़ता है दिमाग से कि हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। 2 लोग, मैं आज एक वीडियो देख रहा था उसमें कह रहे थे कि 2 लोग बिल्कुल सही होते हैं। एक जो कहते हैं आई कैन और एक जो कहते हैं आई कांट। क्योंकि जो आई कैन वाले कहने होते हैं वो सच में कर जाते हैं और जो ऐसा सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, वो कर ही नहीं पाते। तो ये तो बिल्कुल दिमाग से बात ही निकाल देनी कि हम नहीं कर सकते। और जैसे सर नोट्स लिखवाते हैं तुम्हें, क्लास में पढ़ाते हैं, तुम रोज़ के रोज़ नोट्स जाके पढ़ लो।
अगर तुम क्लास में ध्यान से सुनोगे तो फिजिक्स के नोट्स मैक्सिमम 1 घंटे में तुम रिवाइज कर सकते हो जो क्लास में हुआ है। और एंड में जब वो चैप्टर खत्म होता है, तो एक बार पहले से लेकर आखिरी पेज तक दोबारा उन नोट्स को पढ़ लो। और जैसे सर जो हैं, जब तुम नोट्स लिखवाते हैं तो सर मार्क करवाते रहते हैं कि 1 से 1 से 31 तक क्वेश्चन कर लो, मतलब कोई भी ऐसे बताते रहते हैं कि ये आज मैंने इतना पढ़ा दिया है, यहाँ तक के तुम्हारे क्वेश्चंस हो जाएँगे। उनको डेली के डेली सॉल्व करो, उनको पेंडेंसी मत रखो, मतलब अपनी। ये ना सोचो कि टेस्ट के बाद कर लेंगे, फिर टेस्ट के बाद वो होते नहीं है। एक बार छूट गए तो वो नहीं हो पाएँगे। वो फिर एंड में जाके ही करने पड़ेंगे तुम्हें। अब बच्चे लिख रहे हैं कि हम जैसे पीछे रह जाते हैं और आगे का सिलेबस चलता जाता है, तो कुछ पीछे का छूट गया मान लिया, फिर आगे का समझ में नहीं आता, तो फिर कैसे करें? जो पीछे का छूट गया उसको अभी रहने दो, जो चल रहा है उसको ध्यान से सुनो, ताकि अगर तुम पीछे वाला करने लगोगे तो उसमें तो टाइम लगेगा ही, आगे वाले में भी फिर टाइम लगने लग जाएगा। तो जो अभी चल रहा है उस पे ध्यान दो और धीरे-धीरे अपना पीछे का बैकलॉग पूरा करते रहो। तो जो अभी चल रहा है ना? उस पर ध्यान दो क्योंकि कुछ बच्चे कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना? बीमार पड़ जाते हैं, हमारी क्लासेस भी छूट जाती हैं या पुराना नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जो करंट चल रहा है उसे छोड़ के पीछे का करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो अर्चित ने क्या बताया है कि पहले अभी जो चल रहा है उस पे ध्यान दो, जब समय मिलेगा तब करना है आपको, ठीक है ना? और केमिस्ट्री में भी बच्चों को लगता है कि यार बहुत याद करना पड़ता है, मतलब केमिस्ट्री का क्या था, बायो में भी कैसे आपने सब में ही बहुत अच्छे मार्क्स आए, 705 बहुत बड़े मार्क्स होते हैं, शायद कोई टीचर भी बैठे तो वो भी गलती कर सकता है, तो उसको कैसे किया? जैसे बायो में और इनऑर्गेनिक में ज़्यादा याद करने की चीज़ होती है। तो तुम पहली बात तो ये याद रखनी है कि तुम्हें पहली बार में ही वो सारी चीज़ें नहीं याद हो जाएँगी। ऐसा नहीं कि तुमने आज चैप्टर पढ़ा और तुमने उस चैप्टर के बारे में सब कुछ जान लिया। वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे टेस्ट आएँगे, वो क्वेश्चन्स रिपीट होने लगेंगे, तब तुम्हें वो एंड में जाके याद होंगे। ऐसा, और जब तुम एग्ज़ाम देने बैठोगे ना, तब भी ऐसा नहीं होगा कि तुम उस बुक की हर एक चीज़ बता पाओगे। लेकिन जब तुम पहली बार पढ़ रहे हो, उसको बिल्कुल आराम से पढ़ना है। फर्स्ट टाइम जो रीडिंग होती है ना, मेरे ख़्याल से वही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उसमें जितना तुम ज़्यादा से ज़्यादा आराम से पढ़ो उसको, जल्दी नहीं करनी उसमें जब पहली बार पढ़ोगे। उसके बाद धीरे-धीरे वो जितनी बार उसकी रिवीज़न होती रहेगी, वो तुम्हें याद होता रहेगा। एक दिन में कुछ नहीं याद हो सकता। बच्चे पूछ रहे हैं कि बायो में आपने सर के नोट्स और एनसीईआरटी के अलावा क्या किया या सिर्फ एनसीईआरटी की? नहीं, सर के नोट्स पढ़े थे, मिश्रा सर और कुमार मनीष सर के। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, और उसके अलावा मैं एमटीजी फिंगर टिप्स करता था, लेकिन एंड के टाइम पे तो मैंने वो भी रिवाइज़ नहीं कर पाया था मैं। और उसके अलावा बस टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बायोलॉजी की कोई बहुत अच्छी बुक कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि सब्जेक्ट इतना वास्ट है। तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। सो बायोलॉजी के मैं तो कहूँगा सबसे अच्छी जो क्वेश्चन बैंक होते हैं वो टेस्ट से ही मिलते हैं। कोई बायोलॉजी की, कोई जैसे फिज़िक्स की एचसी वर्मा है, केमिस्ट्री की एमएस चौहान है, ऑर्गेनिक की। तो जैसे ये तो हर ही जगह रिकमेंडेड है, लेकिन बायो की एक ऐसी कोई यूनिवर्सल बुक नहीं है जो सारे के सारे पैन इंडिया लोग करते हो। तो बायोलॉजी का सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक वही रहेगा जो तुम्हारे टेस्ट में क्वेश्चन आएँगे, जो टीचर्स फ्रेम करेंगे, वही क्वेश्चन सबसे ठीक होंगे मेरे ख्याल से तो। बच्चे पूछ रहे हैं कि आपने कुछ एक्स्ट्रा भी किया था क्या? या कहीं एक्स्ट्रा कोई ट्यूशन रखी थी क्या इसके अलावा किसी सब्जेक्ट की? या कोई एक्स्ट्रा बुक की? या सिर्फ़ जेनेसिस की बुकलेट ही सॉल्व की? या जेनेसिस की जो बुकलेट है उनमें इस लेवल के क्वेश्चन थे क्या कि आपके पूरे मार्क्स आ गए? जैसे पेपर तो इस बार बहुत ही ईज़ी सा आया था, तो मतलब ऐसी कोई बहुत ज़्यादा तैयारी की तो ज़रूरत पड़ी नहीं थी। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें कहीं और ट्यूशन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम टेस्ट सीरीज़ लो, जहाँ मर्ज़ी की, जिस मर्ज़ी इंस्टीट्यूशन की लो, टेस्ट सीरीज़ लो और अपने घर बैठ के ही ऑनलाइन टेस्ट दो, या ऑनलाइन ही मैं तो रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने खुद ही ऑनलाइन टेस्ट करे थे। आकाश और एलन की टेस्ट सीरीज़ ली थी। बाकी तुम्हें कहीं ट्यूशन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी कहीं का डीएलपी लेने की भी मैं तो कह रहा हूँ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ तुम्हें जेनेसिस पे पढ़ाई करनी है, जेनेसिस के टेस्ट देने हैं, और एंड में जो तुम्हारा एंड मंथ होगा ना प्रिपरेशन का, तब तुम्हें जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। बाकी तुम्हें अपनी जो सर पढ़ाते हैं बाकी वही पढ़ना है, और 2 साल में तुम्हें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा ध्यान से सुनो कि टेस्ट सीरीज़ तो कहीं की भी मिले, आप टेस्ट सीरीज़ तो दो और टेस्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। जेनेसिस का एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा। सारे के सारे टेस्ट दिए हमें याद है अर्चित ने। उसके अलावा हमने 20 टेस्ट और मँगाए थे कहीं से। वो टेस्ट अर्चित ने और अर्चित के पूरे ग्रुप ने टेस्ट दिए। अब एक बच्चा लिख रहा है कि सर ग्रुप स्टडी नहीं होती। ग्रुप स्टडी नहीं करते थे ये लोग, ग्रुप डिस्कशन करते थे बेटा। स्टडी तो घर पे बैठ के करते थे।
या इंस्टीट्यूट में बैठ के ग्रुप डिस्कशन करते थे आधे घंटे? आखिरी का लॉकडाउन पीरियड था तो मैं और वरुण व्हाट्सएप पे 1-1 घंटा चैट करते थे क्वेश्चन के बारे में। 1-1 घंटा व्हाट्सएप पे ही चैट करते थे रात को टेस्ट देने के बाद। मतलब जैसे टेस्ट हम डेली देते थे, तो उसका टाइम अलग होता था टेस्ट देने का, मेरा टाइम अलग होता था। मैं रात को देता था, वो सुबह देना प्रेफ़र करता था। तो रात को जब मेरा टेस्ट हो जाता था, तो मैं पापा का फ़ोन ले लेता था और उसके साथ चैट करने लग जाता था। एक ही टेस्ट के हम जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, वो व्हाट्सएप पे ही डिस्कस कर लिया करते थे। आपने एक बात सुनी, पापा का फ़ोन लेता था, अपना फ़ोन नहीं था। जब हमारे से भी कोई बात होती थी, मैं फ़ोन करता था या नवनीत सर फ़ोन करते थे, तो फिर अर्चित के पापा ही उठाते थे। मतलब अपना फ़ोन नहीं था। देखो 2 साल पूरा डेडिकेटली सिर्फ़ पढ़ाई की। ये नहीं कि फ़ेसबुक और ये सब चला। व्हाट्सएप का यूज़ किया तो क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे बताया वरुण से डिस्कशन होता था। तो देखो अर्चित की वजह से वरुण का भी या वरुण की वजह से अर्चित की भी रैंक बढ़िया आई। और दोनों ने एक-एक क्वेश्चन डिस्कस किया आपस में। फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती थी, फिर टीचर से, जो भी टीचर इनको मिल रहे हैं या जिससे फ़ोन पे बात हो रही है, तो टीचर से पूछते थे। स सीबीएसई बोर्ड के लिए क्या किया? बेटा आपको बताया था अर्चित ने भी कि सीबीएसई बोर्ड के लिए बोर्ड टाइम पर ही, उससे पहले ही एनसीईआरटी की थी। कुछ पहले से भी किया था? नहीं, जैसे बोर्ड का टाइम है, बोर्ड के टाइम पे तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, बोर्ड से पहले वाले टाइम पे अपने नोट्स रिवाइज़ कर लो और बोर्ड के खत्म होने के बाद अपने टेस्ट देने शुरू कर दो। तो ये ठीक रहेगा ज़्यादा। मतलब तुम नो बोर्ड से पहले अपने नोट्स रिवाइज़ कर लो ताकि एनसीईआरटी पढ़ने भी आसान रहती है उसके बाद। बोर्ड्स के टाइम पे अपनी एनसीईआरटी सारी पक्की कर लो, सारे सब्जेक्ट्स की और बोर्ड्स के बाद अपने टेस्ट पेपर रिवाइज़ कर लो। मुझे लग रहा है कि जो हमने कुछ बच्चों ने ड्रॉप किया है, जेनेसिस वालों ने भी ड्रॉप किया है, बाहर के बच्चे भी आए हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अभी। तो ड्रॉपर के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अब सिर्फ़ 5-6 महीने बचे हैं, तो कोई एडवाइस ड्रॉपर के लिए? पहले तो तुमने ये साल वेस्ट नहीं करा ये समझना, बल्कि तुमने एक फ्यूचर में साल अपने बहुत सारे बचा लिए हैं। तुम एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओगे, वहाँ की पढ़ाई अच्छी होगी, तो तुम अच्छे डॉक्टर बनोगे। ये ना सोचें कि हमने अपनी ज़िंदगी का 1 साल वेस्ट कर दिया। जो तुम आगे अचीव करने वाले हो, उसके रिस्पेक्ट में तो 1 साल कुछ भी नहीं है। बस ये अपने दिमाग में रखना बात और बाकी जब हम 2 साल की पढ़ाई कर लेते हैं, तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी हो ही जाता है, क्या पढ़ना है वो तो मैं मतलब बता ही चुका हूँ। तो बस ये बात ध्यान रखा कि तुमने अपनी ज़िंदगी का 1 साल वेस्ट नहीं करा है, बल्कि आगे बहुत एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है एक तरीके से। तो ड्रॉप करके कोई हमने अपराध नहीं किया है। ड्रॉप करके हमने आगे की ज़िंदगी को बेटर किया है ताकि बढ़िया कॉलेज मिले। तो जो भी ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं, जिन्होंने 12th के साथ मार्क्स कम रह गए, तो अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए जो ड्रॉप किया है। तो इंस्टीट्यूट के साथ-साथ अर्चित की तो सबसे बड़ी मेहनत रही, लेकिन अर्चित के पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, उसके साथ रहे, क्योंकि इन 2 साल में बहुत प्रॉब्लम आती है और ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन सा भी आता है, बीच-बीच में लगता होगा यार नहीं होगा या लगता था कि नहीं होना ही है, एम्स मिलेगा ही। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है पूरे इंडिया में जिसको ये ना लगता हो कि बस अब थक गया। जैसे लॉकडाउन पीरियड था, 4 महीने वही किताबें पढ़-पढ़ के कोई भी बच्चा पूरे इंडिया में चाहे जिसकी रैंक 1 हो, चाहे रैंक 100 हो, चाहे कोई भी रैंक हो, वो बोर तो पक्का हुआ होगा। तो ये तो दिमाग में अगर हमने कोई चीज़ सोच ली है 2 साल पहले, तो अब उसको तो पूरा ही करना है ना, बीच में छोड़ के क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए बस अपने गोल पे ध्यान रखना है, जो हमने सोचा हुआ है बस उसके लिए मेहनत करनी है, कोई ज़्यादा पढ़ाई थोड़ी है। जो सुबह पढ़ाते हैं वो शाम को रिवाइज़ कर लेना है, आखिरी में 1 टेस्ट देना है 3 घंटे का, ज़्यादा पढ़ाई नहीं है बस हमने बना रखी है कि ज़्यादा पढ़ाई है। 2 तो मोटी-मोटी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनको 1 दिन में थोड़ी पढ़ना है कोई, 2 साल में पढ़ना है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। ये नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ थोड़ी करना है हमें। तो बस ये बात ध्यान रखनी है। एक बच्चा पूछ रहा है कि 11th का सिलेबस अगर हम नहीं कर पाए हों, 11th हमसे छूट गई हो, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? कैसे करेंगे? और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे? ज़्यादातर बच्चे लिख रहे हैं कि आप फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे? फ़ोन था ही नहीं वैसे तो मेरे पास, लेकिन अब जैसे तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो फ़ोन तो चाहिए तुम्हें क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो जैसे उसमें किसी-किसी फ़ोन में ज़ेन मोड होता है, किसी में डू नॉट डिस्टर्ब का मोड भी होता है। तो अगर डिस्ट्रैक्शन हो रही है, नोटिफ़िकेशंस आती रहती हैं तो उन मोड्स को तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है? वैसे डिस्ट्रैक्ट तुम फ़ोन से नहीं होते, तुम अगर तुम चाहो कि तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो तो तुम कभी भी नहीं होगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर सकता है कोई तो वो तुम ही हो और कोई नहीं है। बस ये बात ध्यान रखना। तो सुना भई आपने
कि सिर्फ आप ही अपना डिस्ट्रैक्शन रोक सकते हो। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे पूछ रहे हैं कि फिजिक्स में कोई और भी बुक की थी या फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने जेनेसिस की मेडिकल की बुकलेट की थी या नॉन मेडिकल की बुकलेट की थी? 11th में तो शुरू में तो मेडिकल की करते थे, लेकिन जैसे-जैसे मतलब बेसिक्स क्लियर हो गए, जैसे लॉज़ ऑफ मोशन में पहली बार मैंने नॉन मेडिकल की बुकलेट करी थी। उसके बाद से फिर हम नॉन मेडिकल की बुकलेट ही करते थे सारे। अब ऐसा तो है नहीं कि उसके सारे क्वेश्चन हो जाते थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम करने की कोशिश करते थे। जैसे अगर एक एक्सरसाइज़ है, उसमें मान लो 100 क्वेश्चन है, तो कम से कम 70 तो हमसे हो ही जाते थे। बाकी हम 10-20 किसी से हो जाते थे, वो आखिर में थोड़े ही क्वेश्चन रह जाते थे, तो सर से पूछने की ज़रूरत रह जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि तुम नॉन मेडिकल की बुकलेट मुश्किल है इसलिए ना करो, जितनी होती है उतनी करो, बाकी सर हैं ही, अगर तुम्हें उनसे कोई दिक्कत आ रही है तो उनसे पूछ लो। वैसे भी सर बुकलेट तो पूरी डिस्कस होती थी नॉन मेडिकल वाली तो क्लास में। देखो क्या क्या बोला कि हम नॉन मेडिकल की ही बुकलेट करते थे, हम मतलब पूरा ग्रुप, और आपस में डिस्कस करके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते थे। तो ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं हम लोग, ना कि ग्रुप स्टडी। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि हम जाएंगे इंस्टीट्यूट, साथ बैठ के पढ़ेंगे, तो साथ बैठ के तो पढ़ाई नहीं होनी है। ठीक है, अलग अलग पढ़ाई करो, लेकिन क्वेश्चन का डिस्कशन आपस में जरूरी है। जैसे अर्चित ने बताया कि लास्ट टाइम में हम लोग पेपर का डिस्कशन करते थे, ये और वरुण, आधे आधे घंटे डिस्कशन होता था व्हाट्सएप पर चैट के जरिए। फिर जो क्वेश्चन इनके बचते थे वो टीचर से ये पूछते थे। तो अभी आगे पेरेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है पेरेंट्स का। जनरली आपने देखा होगा कि जिनके भी पेरेंट्स साथ में, उनकी रैंक अच्छी आ रही है। हॉस्टल में जिनके पेरेंट्स साथ नहीं होते, उनमें उतनी बढ़िया रैंक नहीं आ पाती है। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा साथ रहता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। और इस कंट्रीब्यूशन को जानने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर अभिनव है। ये हमारा पहला स्टूडेंट था जो एम्स में गया था, और यही अब आगे इंटरव्यू एरिया को भाई, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन अभिनव से भी पूछे हैं पहले, आज अभिनव जो है अर्चित से भी पूछेगा और डॉक्टर साहब से भी, क्योंकि अभिनव के पेरेंट्स से बात होती थी तो उनका भी जो कंट्रीब्यूशन था काफ़ी था। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले अभिनव ने ही, अकेले अर्चित ने ही मेहनत करके एम्स हासिल किया। अभी पहले मैं बताना चाहूँगा अभिनव के बारे में। अभिनव ने लॉकडाउन में 1 घंटा बायोलॉजी रिवाइज़ कराई थी, एम्स के रूम से बैठ के, और उसमें बड़ा डिप्रेशन का माहौल था, बच्चे बड़े परेशान थे क्योंकि बार-बार एग्ज़ाम आगे खिसक रहा था। पेरेंट्स में भी डिप्रेशन था, बच्चों में भी था, लेकिन जो 1 महीने का सारा साथ रहा अभिनव का जेनेसिस के बच्चों के लिए, मैं इसका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और काफ़ी बच्चे उसमें से सेलेक्ट हुए। पहले सारा कुछ रिवाइज़ था। मनीष सर, जितेंद्र मिश्रा सर सारा बहुत अच्छे से कराते हैं, पर उसको एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन वाइज़ अभिनव ने कराई। अब आगे भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला मुझे 11th और 12th के ड्रॉपर के बच्चों ने कि सर 1-1 महीने की अभिनव सर की क्लास, डॉक्टर अभिनव की क्लास लगा देना सिलेबस के बाद। तो अब 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। अब मैं अभिनव को माइक दे रहा हूँ, और जो भी आप लोगों के जो क्वेश्चंस रहते हैं, है ना? वो अभिनव, अर्चित और अभिनव के फादर मिलके डिस्कस करेंगे। इधर आओ। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, बहुत अच्छा किया इन्होंने। करनाल जैसी सिटी से 705 मार्क्स 720 में से अब ड्रीम होता होगा लोगों का ना, तो ये अचीव करना एक बहुत बड़ी बात है अपने में ही। सो अब एम्स में मिलूंगा मैं इनसे, मैं एम्स से निकल रहा हूँ, ये एम्स में आ रहे हैं, तो एक जेनेसिस का एक बच्चा हमेशा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो जैसे सर ने बोला कि पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इवन मेरे लिए पेरेंट्स आए थे, निसिंग छोड़ के करनाल शिफ्ट हुए, फिर करनाल में रहे और सब कुछ किया। तो ऑब्वियसली जब तक पेरेंट्स का, टीचर्स का और बच्चे का खुद का तो होता ही है, जब तक ये तीनों नहीं होंगे तब तक सक्सेस मिलना मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा मुश्किल है। तो अब मैं अर्चित के पापा से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने इन 2 साल में क्या स्ट्रगल किया, क्या उन्हें लगा कि बाकी पेरेंट्स को करना चाहिए जिससे कि उनके बच्चों को सक्सेसफुल होने में थोड़े ज़्यादा चांसेस मिले। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ऐसा तो कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अर्चित के लिए, क्योंकि अर्चित का 8th 9th 10th का जो एनसीईआरटी का और सेल्फ स्टडी का जो एटीट्यूड था वो शुरू से ही रहा है। तो उसने कभी भी मतलब कोई हेल्प की ज़रूरत या कोई ट्यूशन वगैरह नहीं रखी,
और उसने अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व की है, स्कूल के टीचर से लगा के, कोई अलग से ट्यूशन वगैरह नहीं रखी। एनटीएससी लेवल के लिए फर्स्ट और सेकंड लेवल क्लियर करने के लिए उसने खुद ही स्टडी करी है, थोड़ा सा जेनेसिस के टीचर से, एडकूल के टीचर से 1 या 2 महीने हेल्प ली है और उसका वो हो पाया है। ऐसे ही जब उसके बाद 10th क्लियर करने के बाद, 10th में अच्छे मार्क्स आने के बाद जब हमने काफ़ी कुछ सोचा, एलन में सोचा, आकाश में सोचा, यहाँ वहाँ से सबसे डिस्कस किया, लेकिन अल्टीमेटली फिर हमने सोचा कि जेनेसिस से बढ़िया कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अर्चित भी नहीं जाना चाहता था घर छोड़ के, ना तो एलन में जाना चाहता था, ना आकाश में कहीं जाना चाहता था। तो उसने कहा कि मैं घर पे रहूँगा, पापा आपके साथ ही रहना, मम्मी के साथ रहना, यहीं पे स्टडी करनी है। तो हमें पता था कि ये सेल्फ स्टडी करता है, तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल आने वाली चीज़ नहीं है, और टीचर्स का भी पहले से एक्सपीरियंस था, हमें पता था कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं जेनेसिस के। तो जेनेसिस में आने के बाद फिर वही थोड़े दिन तक डावाडोल रहा कि नॉन मेडिकल लेना है, मेडिकल लेना है। फिर 2-3 महीने बाद वो सर ने काफ़ी एफर्ट किया, नवनीत सर ने किया, रावत सर ने किया। तो जब सेटलमेंट होगी कि हाँ, अब तो मेडिकल करना है, तो फिर इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और ना ही टीचर्स ने भी कभी हाथ नहीं उठाया ऊपर से कि जो करना है, जैसे करना है, टेस्ट देने हैं, पढ़ाई करनी है, खुले दिल से बिना टेंशन लिए उसने डेली का काम, कोई पेंडेंसी, मेन अर्चित के बारे में ये कहना चाहूँगा कि उसने कभी भी अपने काम को पेंडिंग नहीं छोड़ा। और अभी बच्चे बहुत सारे पूछ रहे थे कि फिजिक्स में कैसे किया, केमिस्ट्री में कैसे किया, फिजिक्स काफ़ी टफ लगती है। फिजिक्स में क्या रीज़न क्या है कि एक तो हमारी मोटिवेशन होती है, दूसरी हमारी इंस्पिरेशन होती है। अगर हम अंदर से इंस्पायर्ड हैं कि हमने ये चीज़ करनी है, तो फिजिक्स टफ नहीं है। फिजिक्स में पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, फिजिक्स में आपको हर दिन का टॉपिक हर दिन पढ़ना है। हर दिन के टॉपिक को हर दिन उसको पेंडिंग नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपकी पेंडेंसी है तो आप पीछे की तरफ खींचे जाओगे। आपकी पेंडिंग जो चीज़ रह रही है वो आपको पीछे की तरफ खींचेंगे और टीचर आपको आगे बढ़ाएगा अगले वाला। तो वो जो पेंडेंसी रह जाती है वो फिर दिक्कत करती है। अभी अर्चित ने बताया कि अगर कोई आपका सिलेबस छूट गया है, तो आप उसको छोड़ दो, क्योंकि टीचर भी कभी ना कभी तो थकेगा। उसने भी ब्रेक लेना है, ब्रेक में उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आज क्लास में ये पढ़ाया जा रहा है, मैं पिछले 2 दिन पुराना वाला पढ़ रहा हूँ, तो उसमें थोड़ी-सी दिक्कत आती है। बाकी सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सभी बच्चे मेहनत करते हैं और मेहनत करने का भी वेक्टर है, ठीक है ना? रिजल्टेंट वेक्टर किधर जा रहा है वो भी देखना है हमें। हम हमें जोर आगे लगाना है, जोर पीछे लगा रहे हैं, और घर वालों को कह दिया कि मैं तो पूरा जोर लगा रहा हूँ जी, देखो 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ा हूँ। हमें तो उसका आउटपुट निकालनी है। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, यही एक रूल है। यही एक रूल है। हाँ, हाँ, यही एक रूल है कि आपने इनपुट तो थोड़ी लगाई है और आउटपुट आपने ज़्यादा निकाली है। कंसंट्रेशन, आप जहाँ बैठे हो, जैसे पढ़ रहे हो, रात में पढ़ रहे हो, तो आपने पैसिव नहीं होना, क्योंकि ब्रेन तो सो जाता है अगर हाथ काम नहीं करते। मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन जो ब्रेन के अंदर होती है वो हमारे हैंड्स की होती है। अगर हमारे हैंड्स हिल रहे हैं, मेरा एक फंडा है, मैं इसको बताया करता था सबको, कि अगर हमारे हाथ हिल रहे हैं तो हमारा दिमाग जाग रहा है। अगर हमारे हाथ रजाई के अंदर लेट के और बैठ गए हैं तो दिमाग सो गए। और अगर 50% दिमाग सो गया तो फिर वो चीज़ सुबह भी याद नहीं रहेगी कि टॉपिक कौन-सा पढ़ रहे थे। उसके अंदर क्या था वो तो पता ही नहीं है। तो अर्चित ने ये नहीं किया, अर्चित शूज़ पहन के सर्दियों में भी जुराबें पहन के टेबल चेयर पे बैठ के ही पढ़ता था जब तक पढ़ता था। रज़ाई में नहीं बैठ के पढ़ा। तो ये है, और मैंने बोला हुआ था दोनों हाथ चलनी चाहिए। अगर बायो भी पढ़नी है, मान लो बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो में ज़रूरत नहीं पड़ती कई बार लिखने की, या बस रिवाइज़ करना है। उस वक़्त भी आप कुछ नहीं, एक पैराग्राफ पढ़ो, उसमें से कोई भी एक सेंटेंस लिख लो। अगला पैराग्राफ पढ़ा तो अगले में से एक वर्ड लिख लिया। आप रफ कॉपी में उसको लिखते जा रहे हो। आपका जो मूवमेंट है वो आगे की तरफ रहेगा। कई बार ऐसा होता है पैसिवली हमने 2 पेज पढ़ लिए, आपने भी एमबीबीएस में भी ऐसा सोचा होगा कि 2 पेज पढ़ लिए, देखा होगा। 2 पेज पढ़ने के बाद में देखा यार इसमें पेज में मैंने क्या पढ़ा था। हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पेज पढ़ रहे हैं और हमारे अंदर कुछ नहीं जा रहा। तो वो तभी जाएगा जब हमारा पूरे का पूरा ब्रेन अवेक होगा, हमारे दोनों हाथ काम कर रहे हैं, एक बुक के ऊपर है, दूसरा नोटबुक के ऊपर। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और पेरेंट्स तो अपनी मेहनत करते ही हैं। तो पेरेंट्स को तो मैं यही कहूँगा कि सब बच्चों को हौसला बना के रखें, उनका मोटिवेट करते रहें, पीठ थपथपाएँ। जहाँ तक टेस्ट की बात आती है कि टेस्ट ज़रूर देने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो डिफाइंड है।
क्वेश्चन बैंक डिफाइंड है फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और बायो का भी। आपने सिर्फ अपने क्वेश्चन का वो बढ़ाना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने, जितने ज्यादा कर लोगे उतना बेहतर। जो क्वेश्चन जो टेस्ट देने से भागेगा वो बच्चा बहुत कुछ लूज कर जाएगा। टेस्ट को कोशिश करो जल्दी से जल्दी खत्म करने की, जल्दी से जल्दी खत्म करो। उसके बारे में सोचो ना कि जेनेसिस का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देखूंगा उसके बाद कुछ करूंगा। अपना 2 घंटे में 2.5 घंटे में टेस्ट कंप्लीट करो, 3 घंटे का रिवीजन पे लग जाओ या कोई और काम कर लो, ठीक है। उसका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद एनालिसिस करो, फिर उसके बाद जो डिस्कशन होना तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। ये बातें हैं थोड़ी सी, और कुछ नहीं। एनसीईआरटी में बिटवीन द लाइंस पढ़ना है। एक शब्द, पहले पेज के एक शब्द से लेके आखिरी शब्द तक आपको मतलब समझ आना चाहिए, यही देखना है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, और उसी के अंदर से क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन आपने बनाने आने चाहिए, एक सेंटेंस में 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 5, ऑप्शन आंसर होगा 5। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, एक हाथ में कितनी उंगलियां? 1 2 3 4, तो आंसर होगा 4। फिर एक क्वेश्चन उसी में से बन जाएगा कि इस हाथ में सबसे छोटी उंगली कौन सी है। फिर क्वेश्चन बनेगा सबसे मोटी उंगली कौन सी है, ठीक है। और मोटी उंगली में भी वो तो अंगूठा है, आप सोचोगे अंगूठा है या उंगली नहीं है, तो नन ऑफ द अबव भी हो सकता आंसर। तो एक जो हमारा लाइन है एनसीईआरटी की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और जो स्टूडेंट क्वेश्चन बनाना, फ्रेमिंग करना सीख जाएगा वो आंसर देना भी सीख। तो हमने क्वेश्चन बनाने में अर्चित को एक कहता था कि ये क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन नहीं है, इसके पास वाला क्वेश्चन आएगा, साइड वाला आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा। ये तो तुमने देख लिया कि इसका आंसर 3 है या 4 है, जो भी है। तो वो क्वेश्चन बनाना बच्चों को सीखना है, डरना किसी चीज से नहीं है। रिवीजन बहुत मस्ट है। क्वेश्चन बैंक अपना बनाना है। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतनी ही ज्यादा आपकी तैयारी होगी, उतनी ही ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और टीचर हमेशा आपके साथ हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं जेनेसिस के। पेरेंट्स को मुझे नहीं लगता कि कोई शायद खाना देने के अलावा कोई जरूरत पड़ती है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक मैं आपसे बोलूंगा, आपने उस टाइम भी किया और मैंने 5 साल पहले किया है। एक हमारे टाइम पे एक चीज होती थी ना कि आपको कोई टॉपिक बार बार समझ में नहीं आ रहा तो आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे। लेकिन आजकल जो टाइम हो रहा है, अब 720 में 722 बच्चों के आ रहे हैं, 705 हमारे बच्चे के आ रहे हैं। तो अब टाइम डायनेमिकली चेंज होता जा रहा है ना। तो अर्चित अब क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में, कि हमारे टाइम पे सजेशन होती थी कि अगर 3-4 बार में आपको नहीं हो रहा, एक क्वेश्चन तो आएगा, छोड़ दो। तो अब आपकी सजेशन क्या होगी? अब कुछ चेंज हुआ है या? हाँ, हुआ है। गलती का स्कोप थोड़ा कम हो गया, बस यही बात है। जो टॉपिक अगर आप रोज का काम रोज करेंगे तो ना आपकी जो चीज़ है वो पेंडिंग रहेगी, और ना आपको कभी उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मान लो मेरा कोई टॉपिक है, वो मैं 1 हफ्ते बाद पढ़ रहा हूँ टीचर के पढ़ाने के बाद, तो मुझे वो समझ भी कम आएगा और याद भी कम रहेगा। तो बस यही बात है कि रोज का काम अगर रोज करेंगे तो वो चीज़ याद याद भी ज्यादा रहेगी, समझ भी ज्यादा आएगी, और वो आपका एक स्कोरिंग एरिया बन जाएगा। वो चैप्टर आपका मतलब वीक टॉपिक नहीं रह जाएगा वो आपका। तो बस यही कहना चाहूंगा, रोज का काम रोज करें, काम भी कम लगता है और एफर्ट भी कम लगता है। बिल्कुल सही बात। एक बच्चे बार बार पूछ रहे हैं नाइट स्टडी या मॉर्निंग स्टडी, नाइट स्टडी या मॉर्निंग स्टडी। तो अर्चित ने क्या किया था और वो क्या रिकमेंड करें? वो तो अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई सुबह जल्दी उठ जाता है, कोई जैसे वो लव था, वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था, ठीक है। मैं वरुण रात पूरी रात, कभी कभार मैंने उसको देखा रात सुबह सोया होता था और पूरी रात पढ़ रहा होता था। मैं रात को मैक्सिमम 1 बजे सो जाया करता था और सुबह 7 बजे उठ जाता था और 8 बजे तक पढ़ने बैठ जाया करता था लॉकडाउन में। मतलब वैसे तो आपका रूटीन बना होता है, 8 बजे उठोगे, 8:30 जेनेसिस पे क्लास होगी, 1:30 बजे छुट्टी होगी, 2 बजे घर पहुंचोगे, खाना खाओगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, फिर पढ़ोगे। वो तो रूटीन बना रहता है। लेकिन अभी जब आप घर पे हो तो ये आपकी मर्जी है कि आपको सुबह पढ़ना है रात को पढ़ना है। वो आप देखोगे आपकी कंसंट्रेशन, ये जो आपकी एफिशिएंसी है, वो सबसे ज्यादा किस टाइम पे बनती है। किसी की रात को बनेगी, किसी की सुबह बनेगी। तो वो सबका अलग अलग होता है। वो आपको देखना है कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट वर्क कर रही है। बिल्कुल सही। आज तक जितने भी लोगों से ये बात पूछी गई है, सबका आंसर ये होता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इस बात को अपने दिमाग से निकालो कि सुबह पढ़ना है शाम को, वो सुबह पढ़े तो मैं भी सुबह पढ़ूंगा। नहीं, जब आप पढ़ सकते हो, जब अच्छे से पढ़ सकते हो, तब पढ़ो, ठीक है। ओके, तो अर्चित का आगे क्या सपना है? अभी एमबीबीएस तक ही सोचा है या आगे कुछ सोच लिया? एमबीबीएस ही सोचा है, वो अच्छे से पूरी करनी है। अच्छा, ठीक है। तो और क्वेश्चंस हो आपके बच्चों कुछ?
मैथ्स टिप्स, मैथ्स भी लिया था आपने एक्स्ट्रा? नहीं मैथ्स तो मैथ्स एडिशनल नहीं लिया हुआ था अर्चित ने, तो मैथ्स की टिप्स और नहीं। फिजिक्स करने के लिए मैथ्स की जरूरत है, वो तो बस शुरू की जो फिजिक्स नवनीत सर पढ़ाते हैं वो थोड़ी सी वो ट्रिग्नोमेट्री के तो cos 2 थीटा होगा sin 2 थीटा होगा, इसके अलावा बहुत कोई कॉम्प्लेक्स मैथ्स नहीं होती है। तो बच्चे सोचते हैं कि मैथ्स करने की जरूरत होती है फिजिक्स करने के लिए, ये डर दिमाग से निकाल दो, कोई ज्यादा मैथ्स करने की जरूरत नहीं है, और वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो आप सीखते जाओगे। ठीक है, तो मैथ्स का बता दिया। अब एक बार पूछ रहे हैं बच्चे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? शॉर्ट नोट्स बनाए थे आपने और कैसे बनाए? नहीं, मैं शॉर्ट नोट्स तो नहीं बनाता था, लेकिन जो एंड में मैंने जो टेस्ट दिए थे ना, टेस्ट बहुत सारे हो गए थे, रोज पढ़ने का मन करता नहीं था, सिर्फ टेस्ट दे के काम चलाना पड़ता था लॉकडाउन में, क्योंकि पढ़ पढ़ के तो बोर ही हो चुके थे, एक चीज कितना पढ़ लेंगे उसको। तो मैं क्या करता था, जो मेरे बायो के लिए ही करता था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे को जरूरत नहीं पड़ती थी, जो क्वेश्चन गलत होते थे ना उसके बारे में एक नोटबुक बना रखी थी मैंने, उसके बारे में लिख देता था, ये पेज लिख देता था, इस एनसीईआरटी के इस पेज में इस टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और बस मैंने एक वो सेपरेट नोटबुक ही बनाई थी, जो गलत क्वेश्चन होते थे आज मुझे लगता था मैं भूल जाऊंगा, सिर्फ टेस्ट की बनाई थी, और वो भी एनसीईआरटी को एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स मुझे तो नहीं लगता बनाने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब एक बच्चे दूसरा सबसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, कितने आवर्स पढ़ते हैं दिन में? तो ये भी थोड़ा बता दो, और क्या ये मैटर करता है कि आप कितने आवर्स पढ़ते हो, इसी बारे में थोड़ा नहीं, ये मतलब मैं तो थोड़ा ज्यादा ही पढ़ता था, क्योंकि मेरे को लगता था, मतलब ये दिमाग में होता ना किसी के ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, ये किसी किसी के दिमाग में होती थी। अब लगता है ये बात गलत है, जब पेपर दे देते हैं ना एंड तब ये बातें पता चलती हैं, जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो दिमाग में जो चीज बैठी होती है ना वही रहती है। जैसे मैं तो 8 बजे सुबह बैठ जाता था, तो काफी घंटे हो जाते थे 10-12। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, जितना अच्छा पढ़ोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। पढ़ रहे हो तब आप अपना बेस्ट दे रहे हो, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर आएंगे। वरुण 11th में तो मुझे याद भी नहीं कभी वो पढ़ता भी, मतलब मैं पूछता था कितने घंटे पढ़ा, कह रहा फिजिक्स से क्वेश्चन करे थे 3 बस बुकलेट के, मैं कहा बस इतना ही करा था, कह रहा इतना ही हो पाया बस। मतलब वो ज्यादा वो पढ़ता नहीं था, वो थोड़ी लेकिन जब वो पढ़ता था ना तो वो ऐसा पढ़ता था कि उसके आप 1 महीने बाद ही पूछ लो कि उसको याद रहती थी चीज। मैं उसको 2-3 बार पढ़ के याद रखता हूँ, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, कोई ज्यादा बार पढ़ता है, कोई ज्यादा पढ़ता है, कोई ज्यादा घंटे पढ़ता है, कोई ज्यादा अच्छे से पढ़ता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। जो आपके लिए चीज वर्क कर रही है, अब तक आपने काफी टेस्ट दे लिए होंगे, जो 12th वाले हैं वो तो काफी दे चुके होंगे, आपको ये पता है कि आपका ये बेस्ट स्कोर था। जैसे आपने मान लो किसी बच्चे के 600 मार्क्स बेस्ट है, आप ये देखो कि आपने उस टेस्ट में क्या ऐसा करा था जो आपने बाकी टेस्ट में नहीं करा था, बस आपको वही रिपीट करना है, और तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 11th तक हमसे छूट गया तो बच्चे डिप्रेस हो गए कि 12th कैसे करेंगे। तो जैसे बताया कि वरुण ने तो 11th में पढ़ाई नहीं की थी, कम की थी, लेकिन 12th में इतने अच्छे मार्क्स लाने लगा। अभी ड्रॉपर वाले बच्चे हैं उनमें 5 महीने ही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सिलेबस इतना ज़्यादा है, अगर 5 महीने पूरी जान लगा दी तो सिलेक्शन हो सकता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात की, एनसीईआरटी की हर लाइन क्वेश्चन है अलग अलग तरह से, उसका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। बच्चे और बार पूछ रहे हैं 12th वाले भी, ड्रॉपर वाले भी, कि लास्ट के 6 मंथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? 6 मंथ्स में बच्चे क्या करें कि 720 में से वो हाईएस्ट स्कोर अपना जो पॉसिबल है वो कर सकें? पहले तो आप अपने नोट्स रिवाइज करो, और मतलब टेस्ट देने नहीं छोड़ने। टेस्ट एक चीज है जो आप अभी से रेगुलरली शुरू करो, बस ये है कि आपकी जो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी है ना वो धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। पहले अगर आप 1 हफ्ते में दे रहे हो, फिर 5 दिन में आओ, फिर 3 दिन में आओ, 2 दिन में आओ, आखिर के 1 मंथ में आपको रोज टेस्ट देना है। अगर जैसे आपको लास्ट मंथ में हर एक दिन एक टेस्ट देना और उसकी एनालिसिस करनी है। टेस्ट देना जितना ज्यादा जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है टेस्ट के गलत आंसर देखना। जैसे जो मेरे से ऊपर वाले आज में थे, एक अटल भैया थे, वो कहते थे कि जो टेस्ट के गलत क्वेश्चन है ना वही आपको देखने हैं, जो सही थे वो आप देख के क्या करोगे? अगर आपने टेस्ट के गलत क्वेश्चन नहीं देखे तो आपके टेस्ट देने का फायदा क्या हुआ? वो तो आपने अपने 3 घंटे वेस्ट कर दिए बल्कि एक तरीके से। तो टेस्ट दो और उसकी एनालिसिस जरूर करो आखिर में। ये सब जो बातें अर्चित बता रहे हैं बहुत अच्छी बातें, आप नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है? इनको भूलना नहीं है, हर एक चीज इन्होंने, मैं भी सीख रहा हूँ अब इनसे, आगे मैं भी एग्जाम दूंगा, मैं भी ऐसे ही प्रिपेयर करूंगा, मुझे भी काफी अच्छी लग रही है बातें, तो भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है? ओके, बस केवीपीवाई के लिए क्या किया आपने? 11th में तो मैंने जैसे 11th में कौन से साल में था, 2018 में दिया था। 2018 में मैंने 2017, 16 और 15 3 साल के पेपर करे थे बस। वो भी जैसे मेरा शायद 3-4 नवंबर को पेपर था, 1-2 दिन पहले ही मैंने शुरू करे थे, उसके डाउट भी नहीं लिए थे, बस
ये था कि देख लूं एक बार किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 11th में तो मतलब मैंने कोई ज्यादा तैयारी नहीं करी थी बिल्कुल भी, बस आपको एग्जाम पैटर्न में समझ पाऊँ इसलिए मैंने 3 प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए थे। और जो 12th में था, 12th में हम सब ने मिलकर तैयारी करी थी। 11th में तो सिर्फ मैं ही था मेडिकल में अकेला, बाकी सब जब हम 12th में आए तो सबने मिलकर तैयारी करी थी। हमने 2009 से शुरू करे थे पेपर देने प्रीवियस ईयर। आपको केवीपीआई के लिए कोई स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जो आपके टेस्ट चल रहे हैं बस वही करते रहे, लेकिन बस एक प्रीवियस 10 ईयर पेपर आप जरूर कर लें। जेनेसिस से कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं? जेनेसिस नहीं, हमारे टाइम में तो नहीं हुई थी, जब मैं अब हो रही है शायद। हाँ तो मुझे नहीं लगता जरूरी है नहीं, है ना? जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जो कर रहे हैं ठीक है, आगे का हो जाएगा, उससे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो चल रहा है उसको बहुत अच्छे से करना जरूरी है। जो अर्चित ने किया, पढ़ाने के बाद कोई डाउट बचा ही नहीं, सारी बुकलेट सॉल्व की, नॉन मेडिकल की, मेडिकल की सारी बुकलेट सॉल्व की। नीट और एम्स के लिए लास्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर कितने करने चाहिए, कितने बोलोगे? आपने कितने किए थे? मैंने 2010 से तो सारे करे थे, और बीच बीच में से हम जेनेसिस पे आते थे ना सर, कोई भी रैंडम देते थे। जैसे हमने 2004 का पेपर भी करा था एक बार, तो मुझे याद है। मतलब वो जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप पिछले 10 ईयर्स के पेपर ही करें। बल्कि अब तो नीट हो गया। जैसे हमारे इस बार फिजिक्स में 2 क्वेश्चन थे जो बिल्कुल रिपीट थे, मैंने वो एग्जाम में करके भी नहीं देखे थे। तो जब मैं टिक कर रहा था ना, मैं डर लग रहा था, मैं कहा करूं कि नहीं करूं, मैं कहा कर ही देते हैं। बिल्कुल सेम थे वो। ठीक है, थैंक यू अर्चित, थैंक यू डॉक्टर साहब।